हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 32 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। ये जो हमारे टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स को एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से एनरोल कर सकते हो। तो इस कोर्स की हेल्प से आप देख सकते हो कि हमारे मास्टर कोर्स का कंटेंट कैसा है और जेआईबी का सिलेबस जो है वो कितना है। ठीक है, तो जल्दी से आप हमारे डेमो कोर्स में एनरोल जो है वो कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझते हैं कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है करण। करण ने एक कार खरीदी है ना, जिसका प्राइस है 5 लाख रुपए। अब एक इंश्योरेंस कंपनी थी, है ना, उसने देखा कि करण ने एक नई कार जो है वो खरीदी है। तो इंश्योरेंस कंपनी करण के पास पहुंची और उसको बताया कि देखो आपने नई कार खरीदी है, हो सकता है कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपकी जो कार है वो चोरी हो जाए और आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप ना हमारे पास इस कार की इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, तो करण कहता है कि इंश्योरेंस करवाने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा अगर आप इंश्योरेंस करवा लोगे तो अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आपको जो भी लॉस होगा उस लॉस को हम जो है वो कंपनसेट कर देंगे। सपोज करिए आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको 3 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो ये 3 लाख रुपए हैं हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो करण कहता है ठीक है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बदले में आपको हमें एक स्मॉल प्रीमियम जो है वो हर महीने पे करना होगा। तो करण ने यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो करवा लिया। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी और करण के बीच में, इसे हम इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि देखो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी जिसका नाम होता है इंडेमनीफायर, वो दूसरी पार्टी जिसका नाम होता है इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से लॉस होता है, ठीक है, तो उस लॉस को हम जो है वो कंपनसेट कर देंगे। ये जो लॉस है वो इंडेमनीफायर की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखो तो इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि वो दूसरी पार्टी को किसी भी तरह के लॉस से बचाएगा। अगर कोई लॉस हो जाएगा, है ना, तो उस लॉस को कंपनसेट करेगा। ये जो लॉस है वो प्रोमिसर की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो डिपेंड करता है एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर। ठीक है, अगर तो फ्यूचर में इवेंट अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जैसे जो मैंने एग्जांपल दी थी करण वाली, तो वहां पर फ्यूचर इवेंट क्या है, कार का नुकसान होगा, है ना, चाहे कार चोरी हो जाए चाहे कार का एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर ये इवेंट अगर होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना प्रॉमिस पूरा करेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी और लॉस को कंपनसेट करेगी। अगर यहाँ पर ना तो कार चोरी होती है ना ही कार का एक्सीडेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लॉस को कंपनसेट तभी किया जाएगा अगर लॉस को प्रूव कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो करण है ना, उसके कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसे पहले प्रूव करना होगा कि भाई मेरा ना 5 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तभी उसे इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन जो है मिलेगा।
ठीक है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है आपका इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। तो जो प्रॉमिस कर रहा होता है कि भाई आपके लॉस को मैं कंपनसेट कर दूंगा, वो इंडेमनीफायर होता है, और जिसको प्रॉमिस मिल रहा होता है उसको हम इंडेमनिटी होल्डर जो है वो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स। अगर इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर किसी भी तरह का केस हो जाता है, ठीक है, तो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो प्रोमिसर से क्या क्या चीजें रिकवर कर सकता है। तो देखो, अगर इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई भी केस हो जाता है, ठीक है, तो उस केस की वजह से जो भी डैमेजेस होते हैं इंडेमनिटी होल्डर को, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है प्रोमिसर से। उसके बाद सूट के अंदर अगर कोई कॉस्ट इनकर की जाती है इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा, तो वो भी वो प्रोमिसर से ले सकता है। अगर मान लीजिए कि सूट के अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से कोई भी अमाउंट पे की जाती है इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा थर्ड पार्टी को, तो जो अमाउंट पे की जाती है ना, अगर वो लीगल है, तो भाई वो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो प्रोमिसर से रिकवर करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एनफोर्सिएबल कब होता है? तो देखो, जब लॉस एब्सोल्यूट हो जाता है, सर्टन हो जाता है कि भाई अब तो लॉस हो चुका है और लॉस को आपने प्रूव कर दिया है, तब जाकर इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है वो कमेंस होती है, तब जाकर वो जो है आपके लॉस को जो है वो कंपनसेट करेगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज यहां ध्यान रखना है कि प्रॉमिस, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रॉमिस है वो यही हो कि बस लॉस को मुझे यहाँ पर पे करना है। ठीक है। और भी यहाँ पर प्रोमिस जो है वो हो सकते हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, लॉस के साथ साथ। ठीक है। मेनली तो देखो, जो प्रॉमिस है वो यही होता है कि हमें लॉस जो है वो यहाँ पर पे करना है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कुछ पे नहीं कर रही है, वही यहाँ पर आपकी कार का जो है वो रिपेयरिंग वगैरह जो है वो करवा रही है, या फिर डायरेक्टली जो है वो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल को पे कर देती है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, वो आपकी कार का रिपेयर वगैरह भी जो है वो करवा सकती है। ठीक है। उसके बाद बैंकों के अंदर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का यूज कब किया जाता है? तो देखो, अगर जो बैंक्स है ना, वो यहाँ पर डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट इशू करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूज किया जाता है, अप्लाई होता है। क्यों? देखो, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है करण, है ना, उसने बैंक के पास एक एफडी करवाई है, ठीक है, एफडी की जो रिसिप्ट थी करण की वो गुम हो गई है, और करण ने बैंक को बोला कि एक डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट दे दीजिए। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो ओरिजिनल एफडी की रिसिप्ट है वो किसी थर्ड पार्टी को मिल जाए, जैसे कि राम को, और वो बैंक में जाकर उसे कैश करवा ले, इन कैश करवा ले। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक को डबल पेमेंट करनी पड़ जाएगी, इसीलिए बैंक जो है डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट इशू करने से पहले करण से इंडेमनिटी बॉन्ड या फिर इंडेमनिटी लेटर साइन करवाएगा। ठीक है, जहां पर करण बैंक को प्रॉमिस करेगा कि ओरिजिनल एफडी की रिसिप्ट की वजह से अगर कोई भी लॉस होता है ना, मतलब मान लीजिए कि बैंक ने डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट इशू की, इसकी वजह से बैंक को अगर कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को करण जो है वो कंपनसेट करेगा। ऐसे ही अगर लीगल हायर्स को बैंक कोई भी पेमेंट करता है ना, तो लीगल हायर से इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि बाद में अगर कोई भी पर्सन खुद को लीगल हायर बताता है ना, और मान लीजिए कि जिसको पेमेंट की गई थी वो लीगली पेमेंट को रिसीव करने के लिए लाइबल नहीं था, यानी कि उसे पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी, है ना, तो बैंक को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए लीगल हायर से पहले ही इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत आती है, मुझे कोई लॉस होगा, तो लॉस को आप कंपनसेट करोगे। उसके बाद अगर डुप्लीकेट पे ऑर्डर इशू किया जाता है तो वहां पर भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम एक शॉर्ट समरी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरे को लॉस से प्रोटेक्ट करेगी, अगर लॉस हो जाता है तो वो कंपनसेट भी कर देगी। ठीक है। प्रोमिसर को इंडेमनीफायर, और जो पार्टी को प्रॉमिस मिलता है उसको इंडेमनिटी होल्डर कहा जाता है। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक इवेंट के ऊपर, फ्यूचर इवेंट के ऊपर। ठीक है। और इंडेमनिटी होल्डर को लॉस को प्रूव करना होता है। जब इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस होता है तो वो सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉस्ट क्लेम कर सकता है, और सम्स जो उसने पे किए हैं वो भी क्लेम कर सकता है। इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है? जब लॉस यहाँ पर एब्सोल्यूट हो जाता है, सर्टन हो जाता है और इमिनेंट हो जाता है। ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो पहले जो यहाँ पर इंडेमनिफायर है वो आपको पैसा ही पे करे, है ना, बल्कि जो है वो डायरेक्टली आपकी कार की रिपेयरिंग वगैरह भी जो है वो करवा सकता है। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई लॉस को कंपनसेट करवाने के लिए पहले
इंडेमनिटी होल्डर को पेमेंट करनी होगी, ठीक है। वो सिर्फ लॉस को प्रूव कर देगा कि भाई इतना मेरा लॉस हो गया है, ठीक है। तो इंडेमनीफायर जो है वो लॉस को कंपनसेट जो है वो कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशन टू बैंक्स की अगर हम बात करें तो इशूइंग डुप्लीकेट एफडीआर, सेटलिंग डेथ क्लेम्स टू लीगल हाइस, इशूइंग डुप्लीकेट पे ऑर्डर, यहाँ पर अप्लाई होता है। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, which of the following statement is not correct regarding the rights and obligations under a contract of indemnity, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉज परफॉर्मेंस इज डिपेंडेड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसकी परफॉर्मेंस एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉमिस करता है कि वो प्रॉमिस के लॉस को कंपनसेट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है, वो इंडेमनीफायर से रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है चाहे उसने एक्चुअल लॉस या फिर लायबिलिटी इनकर नहीं की है या फिर सफर नहीं की है। तो ये गलत है। देखो, जब तक एक्चुअली में लॉस नहीं होता है ना, तब तक यहाँ पर जो है रीएम्बर्समेंट क्लेम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई सम पे किया गया है ना, कॉम्प्रोमाइज के अंदर, तो वहां पर जो है वो जो सम्स पे किए गए हैं इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा, वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर प्रोमिसर से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 सिनेरियो दिए हुए हैं, है ना। तो आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो बॉन्ड है, वो बैंक को साइन करवाना चाहिए अपने कस्टमर से, ताकि वो खुद को किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट कर पाए। सिनेरियो 1 देखो, एक कस्टमर है, उसने बैंक को बोला है कि एक डुप्लीकेट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो इशू कर दीजिए क्योंकि ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो गुम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। कस्टमर ने बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दीजिए क्योंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है वो गुम हो चुका है। तो यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाना चाहिए। हाँ, करवाना चाहिए। उसके बाद बैंक पेज द प्रोसीड्स ऑफ डिसीज कॉन्स्टिट्यूट अकाउंट विदाउट प्रोबेट अगेंस्ट इंडेमनिटी लेटर फ्रॉम अ लीगल हायर्स। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि लीगल हायर्स को पेमेंट अगर बैंक कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रोबेट नहीं है और पेमेंट कर रहा है, तो वहां पर इंडेमनिटी लेटर साइन करवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है स्टैंडर्ड वैलिड चेक जो है डिपॉजिट करवा रहा है नॉर्मल क्लियरिंग के लिए, तो यहाँ पर इंडेमनिटी लेटर साइन करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को कि प्लीज मुझे गुड्स यहाँ पर डिलीवर कर दीजिए, ठीक है, अंडर बिल ऑफ लेडिंग। और अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर सबमिट नहीं करवाए गए हैं बैंक के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाएगा क्योंकि आगे चलकर अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को बैंक का कस्टमर जो है वो बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, इन सिनेरियो के अंदर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक इंडिविजुअल है मिस्टर शर्मा, वो अपेक्स बैंक्स को अप्रोच करता है और रिक्वेस्ट करता है कि डुप्लीकेट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर 5 लाख जो है वो यहाँ पर इशू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है आग के अंदर। बैंक एग्री कर जाता है, डुप्लीकेट रिसिप्ट इशू कर देता है ना, इस कंडीशन के साथ कि मिस्टर शर्मा जो है वो एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा जहां पर वो बैंक को प्रॉमिस करेगा कि डुप्लीकेट एफडी रिसिप्ट इशू करने की वजह से बैंक को अगर कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है ना, थर्ड पार्टी की वजह से, तो उस लॉस को मिस्टर शर्मा जो है वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद थर्ड पार्टी जो है वो ओरिजिनल रिसिप्ट एफडी की बैंक के सामने प्रेजेंट करती है और उसकी पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेती है और बैंक को फाइनेंशियल लॉस होता है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसके अकॉर्डिंग बैंक के पास क्या लीगल रेमेडी है ना, वो कितना पैसा मिस्टर शर्मा से ले सकती है। तो बैंक पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक जो है वो कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्टेटस ऑफ द डिस्ट्रॉयड रिसिप्ट है ना, इसको चेक करना जरूरी था कि एक्चुअली में फिजिकल रिसिप्ट डिस्ट्रॉय हुई है या फिर नहीं हुई है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और क्योंकि चेक नहीं किया गया है ना, तो भाई नहीं क्लेम कर सकता है। और बैंक इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल लॉस डैमेजेस कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम मिस्टर शर्मा अंडर द एग्जीक्यूटेड इंडेमनिटी एग्रीमेंट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बैंक जो है वो फुल लॉस और डैमेजेस कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मिस्टर शर्मा से रिकवर करेगा, ठीक है। उसके बाद बैंक कैन ओनली रिकवर अप टू 50% ऑफ द लॉस्ट अमाउंट एज अ शेयर्ड नेग्लिजेंस अप्लाइज टू लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये गलत है ना। और बैंक सिर्फ यहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट ही
फाइल कर सकता है अगेंस्ट मिस्टर शर्मा और कोई भी मॉनेटरी रिकवरी क्लेम नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बैंक है वो लीगली एंटाइटल्ड है कि वो फुल लॉस डैमेजेस कॉस्ट जो है वो मिस्टर शर्मा से रिकवर कर सकता है अंडर द इंडेमनिटी एग्रीमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी कोर्सेज के ऊपर इंडिपेंडेंस सेल जो है वो चल रही है। इंडिपेंडेंट सेल जो है वो चल रही है और इस सेल के तहत आपको हमारे जेबी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ जो है वो मिल रहा है। ठीक है, मास्टर कोर्स हो या फिर लाइव क्रैश कोर्स हो या फिर इंडिविजुअल क्रैश कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, उन सभी पे आपको 80% ऑफ जो है वो मिल रहा है। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको यहाँ पर कोड यूज करना है फ्रीडम 80, और ये जो कोड है वो 10 से लेकर 12 अगस्त तक ही यहाँ पे जो है वो वैलिड है। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, है ना। वहां पर आपको हमारे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, है ना। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको बीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाता है, एएफएम का मिल जाता है और आरबीएम का भी मिल जाता है। ठीक है, आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है और इस कोर्स में सिर्फ आप 1 रुपए से एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है। ठीक है, और अगर आप कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ऐसे करके जो है अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हो। और अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।